आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, डेनिश आए, अंग्रेज आए और अंततः पूरे भारत को गुलाम कर लिए। तो वो स्थिति को क्लियर करने के बाद ही आप लोग 85 के बाद क्लियर होगा कि किस तरह से हम लोग गुलाम हुए और किस तरह से आज़ाद हो रहे हैं। वो तो बता ही रहे हैं, किस तरह से गुलाम हुए हम बताएंगे। चलिए, 1658 से 1707 तक के शासन करेगा। सोलह सौ 18 ईस्वी में दोहद नामक स्थान पर 1658 ईस्वी 1618 ईस्वी में दोहद स्थान पर इसका जन्म हुआ। नामक स्थान पर शाहजहां एवं मुमताज के छठी संतान टोटल देखा जाए तो छठवीं संतान थे। छठवीं संतान के रूप में पैदा हुआ। मूल नाम था मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इसका जो मूल नाम है मोहम्मद औरंगजेब। इसकी दो उपाधियां हैं विशेषकर, तीन। एक है आलमगीर, दूसरी उपाधि है जिंदा पीर। ये जनता द्वारा दिया गया था। और एक उपाधि इसकी बहादुर, ये शाहजहां दिया था। बहादुर की उपाधि से शाहजहां इसको नवाजा था। 14 वर्ष की उम्र में हाथी को मना दिया था, तो इसके बहादुरी को देखते हुए इसकी उपाधि दिया था बहादुर। इसके गुरु थे अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी, जो टीचर थे अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी। यह दो विद्या का निपुण था, नस्तलिक एवं शिकस्त लिखने का। दो विद्या इसको आती थी लेखन में, नस्तलिक और दूसरी है शिकस्त। जो सुलेख लिखा जाता है ना, उसी के दो पार्ट है, नस्तलिक एवं शिकस्त। इसका जो है लिखने का निपुण था। 18 मई 1637 ईस्वी में, लिखो 18 मई 1637 ईस्वी में फारस के शासक 1637 ईस्वी में 18 मई 1637 ईस्वी में फारस के शासक शाहनाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम से औरंगजेब का विवाह हुआ। शाहनाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम से औरंगजेब का विवाह हुआ। औरंगजेब की कुल 10 संतानें थी। कुल 10 संतानें थीं।
जिसमें 5 पुत्र एवं 5 पुत्रियां थी। पांच पुत्र एवं 5 पुत्रियां थी। मोहम्मद मुअज्जम औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था। मोहम्मद मुअज्जम औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका जन्म 1643 ईस्वी में मोहम्मद मुअज्जम 1643 ईस्वी में नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। नवाब बाई? हाँ, नवाब बाई। हिंदू थी या मुस्लिम? मुस्लिम है। चारों इसकी बीवियां मुस्लिम हैं। हिंदू शादी नहीं किया? एक हिंदू शादी नहीं किया था। एक कुरान के नियम का उल्लंघन नहीं करता था। उसमें है क्या कि गैर मजहबी लोगों से शादी नहीं करना? हाँ है, गैर मजहबी से कीजिए तो पहले उसको इस्लाम कन्वर्ट करवाइए, इस्लाम धर्म में उसको कन्वर्ट कीजिए, तब आप शादी करने का हकदार, नहीं तो नहीं। जैसे अकबर था, कन्वर्जन नहीं किया लेकिन शादी किया। उसके बाद शादी करने के बाद में भी जोधाबाई कभी कन्वर्ट नहीं हुई थी, तो अपने हिंदू रीति रिवाज से ही चलती थी। चलिए, 10 संतानें इसकी कौन कौन है? लिखने की विधा है, पद्धति है, पारंगत। इसमें एक लाइन बॉक्स में लिख लेना कि जो शाहजहां था वह गजल गायक था, गजल गाता था, और अकबर नगाड़ा बजाता था, ये बीड़ा बहुत शानदार बजाता था। औरंगजेब बीड़ा बजाता था, अकबर नगाड़ा बजाता था, और शाहजहां गजल गायक था, गजल बहुत शानदार गाता था। बीड़ा तो समुद्रगुप्त भी बजाते थे। पूरी तरह से हिंदू वाद्य यंत्र है ना? हिंदू वाद्य यंत्र। बीड़ा जो है मिक्स है। ये मुसलमान जब आए तो हिंदू तंबूरा एक होता था। तंबूरा, हाँ नाम तंबूरा। तंबूरा। कैसा होता है? अब तंबूरा देखे तो नहीं है, लेकिन तंबूरा हिंदुओं में एक वाद्य यंत्र था। उसको और मुसलमानों के शहनाई दोनों को मिक्स करके जो है बीड़ा बनाए। ये सल्तनत काल में हुआ था। टेक्निकल जो है मिक्सअप हुआ था इसको। जब हम लोग जब पढ़ेंगे इसका जो है संस्कृति मध्यकालीन, तो उसमें ये सारी चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। पहले से एग्जिस्ट करता था ना? कहाँ पे? बीड़ा पहले था ना? पहले भारत में जो बीड़ा का आज वाला स्वरूप है ये नहीं था, दूसरा तंबूरा था। जैसे सरस्वती माँ का भी वर्णन होता है तो बीड़ा वादिनी। हाँ, तो ये स्वरूप सरस्वती जी का जो है सल्तनत काल में ही आया होगा, क्योंकि जो बीड़ा का आज का जो स्वरूप है वह मिक्सअप स्वरूप है। अपने यहाँ का जो मूल वाद्य यंत्र है वो तंबूरा है। तंबूरा हमें लगता है कि जो कबीर दास के समय उनके जो शिष्य थे वो तंबूरा बजाते थे। तंबूरा बीड़ा की टाइप ही था, और उसी में जो है बांसुरी को जो है मिक्सअप कर दिया गया। ये करने वाले थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, ये सब ऐसे लोग हैं जो हम लोग जब सल्तनत काल और मुगल काल का जो साहित्य एवं संस्कृति पढ़ेंगे तो उसमें इन लोग देखोगे कि बादशाहों से अधिक फेमस लोग हैं। चलिए, इसकी 10 संतानें हैं। 10 संतानों में 5 पुत्र 5 पुत्रियां हैं। सबसे बड़ा कौन है? मुअज्जम। यही अगला शासक बनेगा, और इसी की उपाधि रहेगी शाहे बेखबर।
इसी की उपाधि रहती है शाह बेखबर। उसके बाद से मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान, इसकी मृत्यु हो गई थी 1706 ईस्वी में, औरंगजेब के पहले ही। 1706। मोहम्मद सुल्तान के बाद जो था वो था मोहम्मद अकबर। नहीं, इसका 76 में हुआ था, इसकी मृत्यु 76 में हुई थी, 1776। इसके बाद है मोहम्मद अकबर, यही विद्रोह किया था। इसकी मृत्यु हुई 1776 में या 1676 है, 1676। मोहम्मद अकबर 1706 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। मान लिया गया कि प्राकृतिक सर तेग बहादुर साहब ने किसका सपोर्ट किया था? इन्हीं का, अकबर का नहीं अकबर का ही सपोर्ट किए थे, राजपूत और तेज बहादुर। ये युग भी था ना, उससे ज्यादा युग था ना किससे? मुअज्जम से। देखो, योग्यता हम डिसाइड इसलिए नहीं कर सकते कि शासक बन नहीं पाया, विद्रोह कर दिया था 1781 में, 1681 में। शासक तो दारा सिंह को भी नहीं बन पाया, लेकिन हम कहते हैं ना नहीं बन पाया, लेकिन उसके अंदर वो गुण थे, इसके अंदर उस तरह कोई गुण नहीं थे। इसका तो यही गुण था, राजपूतों को बागाओं में विद्रोह कर दिया। तब यही देखो ना क्या गुण है इसका। राजपूत इसको कहे कि हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आप अपने आप को सुल्तान बादशाह घोषित कर दो, और उतने में विद्रोही हो तुरंत। अब बाप है औरंगजेब, जिसके बारे में जानता है कि अपने भाइयों को, अपने पिता को नहीं छोड़ा, और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया 1680 ईस्वी में। तो इसकी योग्यता तो ऐसे ही डिसाइड है कि कैसा शासक बनता है, लेकिन दारा सिकोह इस तरह का नहीं था। चलिए, अगला है मोहम्मद आजम। आजम, और जो अगला है वो है कामबख्श, पांचवा। कामबख्श, ये 5 पुत्र है। 5 पुत्रियां इसकी हैं, मेहरुनिसा, जेबुनिसा, जिंतुनिसा, मेहरुनिसा, लड़कियां ना ये। हाँ, इसकी जो 5 बच्चियां हैं, मेहरुनिसा, जेबुनिसा, जिंतुनिसा, सब में निशा है सर, हाँ सब निशा है सर। हाँ, वहां पे आरा थी, यहाँ पे निशा। बदरुनिसा, बदरुनिसा, इन्होंने भी अपने भाइयों का साथ दिया। नहीं ये उस तरह के नहीं थे, भाई भी उस तरह के नहीं थे। हाँ, अब भाई जो शासक बन रहा है उसको साहेब बेखबर की उपाधि मिल रही है, तो कितना योग्य होगा। जुबदतुन निस्सा, निस्सा, हाँ निशा नहीं, निशा तो हिंदू में आ जाएगा। जुबदतुन निसा, यही जिंतुनिसा है जो साहू जी महाराज का परवरिश की थी। साहू जी महाराज संभाजी के जो लड़के हैं उनका परवरिश यही की थी जिंतुनिसा। शिवाजी के बड़े भाई, शिवाजी के बड़े भाई, शिवाजी के नाती, सर संभाजी शिवाजी के जो बड़े बेटे थे उनका नाम था संभाजी। शिवाजी संभाजी के साथ ही आगरा गए थे। सर इन्हीं का तो प्रेम प्रसंग था। हाँ हाँ,
संभाजी से जो है ये प्रेम करती थी। हाँ, तो इसलिए सोची कि अब वो प्रेमी तो नहीं मिला, उसका लड़का मिला तो कम से कम उसका परवरिश तो कर दें। तो यही परवरिश की थी एकदम माँ के तरीके से। लास्ट तक साहू जी जो है इनको अपना माँ मानते थे, जिंतू निशा को। चलिए, वो क्यों मतलब उनके बच्चे की परवरिश करती? प्रेम था। नहीं नहीं, जैसे उनकी वाइफ वगैरह ने किया। बाद में जब ये मारे गए संभाजी 1680 ईस्वी में, तो उनके पूरे परिवार को औरंगजेब आगरा बुलवा लिया कैद करके। तो साहू जी को जितनी राजनीति की शिक्षा है, युद्ध की शिक्षा है, सब के सब यह जो है चोरी छुपे दिलवाती थी, परवरिश करती थी। चलिए, सामूगढ़ में विजय किया। अब विजय करने के बाद मुगल बादशाहों में पहला बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब। मुगल बादशाहों में प्रथम बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अब दोनों कहाँ हुआ? दोनों बार दिल्ली में ही हुआ। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला शासक औरंगजेब है। आगे लिखो। समकालीन इतिहासकार खाफी खां के अनुसार, सिंहासन पर बैठने के बाद औरंगजेब ने 80 करों को माफ कर दिया, 80 करों को समाप्त कर दिया। खाफी खां के अनुसार, और खाफी खां इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि जब सिंहासन पर बैठा तो 80 प्रकार के जो टैक्स लगाए जाते थे उन सबको माफ कर दिया। इस तरह से मुगल बादशाहों में सबसे अधिक, इस प्रकार मुगल बादशाहों में सबसे अधिक टैक्स माफ करने वाला औरंगजेब प्रथम बादशाह था। क्या इस प्रकार मुगल बादशाहों में सबसे अधिक टैक्स समाप्त करने वाला बादशाह औरंगजेब था। साम्राज्य विस्तार। अगला टॉपिक है साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, उत्तर पूर्व नीति। उत्तर पूर्व में क्या पड़ता है? वही नॉर्थ ईस्ट ही तो है। अब उत्तर पूर्व नीति में क्या किया कि मीर जुमला एक योग्य सरदार था, इसका मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया। बंगाल तो इन सब के अधीन था ही, और बंगाल से ही उत्तर पूर्व में अभियान किया जा सकता है। तो अपने योग्य सरदार मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया और इसको आदेश दिया कि कूच बिहार एवं असम पर अधिकार करे, क्योंकि ये मुगलों के अधिकार में नहीं था। कूच बिहार और असम। कूच बिहार एक जगह है
आज भी पर्यटन के लिए बहुत फेमस है कूच बिहार। ये उत्तर पूर्व बंगाल में पड़ता है और भूटान की सीमा से सटा हुआ है। असम पर अधिकार करने के लिए आदेश दिया। कूच बिहार उत्तर पूर्व बंगाल में पड़ता है और यहीं से भूटान की सीमा सटती है। बंगाल एवं भूटान की सीमा पर स्थल है कूच बिहार। ये मुगलों के अधिकार में नहीं था। मीर जुमला अधिकार में लिया इसको। असम और 1662 ईस्वी में 1662 ईस्वी में अहोम शासक, अहोम जनजाति कहाँ पे रहती है? भूटान और वो असम। असम में। अहोम का जो मेन बसाव है वो असम में। अहोम जनजाति के जो शासक थे को मीर जुमला जल युद्ध में पराजित किया। उन्होंने इसको पराजित किया ना? कौन? नहीं, जनजातियों ने इसको पराजित किया। नहीं, मीर जुमला अहोम जनजाति के शासक को पराजित किया जल युद्ध में। जल युद्ध, यह युद्ध जल में लड़ा गया था, पानी में। तो मीर जुमला अहोम जनजाति के शासक को पराजित किया और अहोमों की राजधानी गढ़गांव पर अधिकार कर लिया। अहोमों की राजधानी, इनकी राजधानी गढ़गांव पर अधिकार कर लिया। गढ़गांव पे अधिकार कर लिया। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु हो गई। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु हो गई। तिरसठ 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु हो गई। उनके स्थान पर, मीर जुमला के स्थान पर शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। शाइस्ता खां, वही शाइस्ता था जिसके जो जाएगा तो लाल महल में उंगलियां काटे थे। हाँ, शिवाजी जो गुस्से में किया था कि ऐसे ही नॉर्मली पोस्टिंग नॉर्मल पोस्टिंग किया था उनको दबाने के लिए, क्योंकि यहाँ सफल रहा था ना शाइस्ता खां। शाइस्ता खां इसका मामा भी था, मामा था औरंगजेब का। तो वहाँ ये सुनने में था कि मतलब वो दबा नहीं पाए शिवाजी को, बाद में वो उंगलियां में काटे, फिर भी तरह से जान बचा। पूना में अपना जो है अपना शिविर डाला है। और शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के माहिर आदमी, रात में अटैक किए तो इसका पुत्र मारा गया, इसका शाइस्ता खां का, और इसकी एक अंगुली कट गई। और उसके बाद भाग गया वो। तो उसमें ये शिवाजी के दमन के लिए भेजा था औरंगजेब शाइस्ता खां को, नहीं कर पाया। फिर उसको वापस बुलाया गया, फिर जयसिंह को भेजा गया। जयसिंह पुरंदर की संधि कर लिए, संधि करके फिर उसी के माध्यम से शिवाजी आए कहाँ? आगरा आए तो वहाँ पे संधि कुछ और थी, और यहाँ पे औरंगजेब अपने दरबार में इशारा किया कि शिवाजी को 3000 मन सरदार में खड़ा किया जाए। और शिवाजी बस मिलने आए थे, संधि में नहीं था। इनके कहने पर जयसिंह के एक बार बादशाह से मिल लीजिए, तब वो आए थे। संधि के शर्त में तो बस संभाजी को आना था,
और जब 3000 मनसबदार में खड़ा होने के लिए इशारा किया तो इस पे शिवाजी झल्ला के दरबार से निकल गए। जब दरबार से निकल गए तो आदेश दिया कि ये पूछा कि ये कौन है, कहे ये महाराज शिवाजी हैं, इनके साथ आपने अशिष्टता की है, इन्हीं से पूरा दक्षिण में मुगल परेशान है। और उनको 3000 मनसबदारी सरदारों के बीच में खड़ा करने का आदेश दिए। तब औरंगजेब पूछा कि आखिर इसके साथ तुम शर्त क्या संधि किए हो, संधि की क्या शर्तें हैं? कहा कि संधि की शर्तें तो अलग हैं, लेकिन एक संधि की शर्त हमारा व्यक्तिगत है शिवाजी के साथ, कि उनके प्राणों की रक्षा, और अगर जो उनके प्राणों की रक्षा नहीं हुई तो 10,000 राजपूत तलवारें यहाँ आगरा में पड़ी हुई हैं। एक तरह से कहा जाता है कि जयसिंह एक बार धमकी दिए थे, यही कारण है कि शिवाजी के प्राण की रक्षा हुई। और शिवाजी को कैद में रखा गया जयपुरी महल में, और जयपुरी महल की चाबी किसको दी गई? इनके बेटे राम सिंह को। तो उनके प्राण की रक्षा का वचन दिए थे और फिर उसी के बीच में आगरा से बाहर निकल गए शिवाजी। चलो वो तो अभी आएगा बाद में। शासक को जल युद्ध में पराजित किया और राजधानी यहाँ पे अगला जो है, इसके स्थान पे किसको बुलाया गया? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान मीर जुमला के स्थान पे 63 में बुलाया गया, किसको? 1663 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना। मीर जुमला की मृत्यु के बाद 1663 ईस्वी में शाइस्ता का बंगाल का गवर्नर बना। उस समय पुर्तगालियों का कुछ आतंक शुरू हो गया था बंगाल में। पुर्तगाली उस समय थोड़ा सा जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे। तो यही शाइस्ता खान चटगांव में इन सबों को पराजित किया। चटगांव कहाँ पे है? बांग्लादेश में। इस चटगांव पे अब कौन अपना डेवलपमेंट कर रहा है? चाइना। इस नीति को क्या कहा जाता है? गार्लैंड ऑफ पर्ल, मोतियों के हार या मोतियों के माला की नीति है उसकी, कि हर ओर से जो है भारत को घेर रहा है। जैसे श्रीलंका में ले लिया हमन टोटा, जैसे मान लो कि यही तो भारत है, श्रीलंका इस साइड में है ना, तो यहाँ पे जो हमन टोटा बंदरगाह है उत्तर साइड में है श्रीलंका के, हमन टोटा को डेवलप करवा रहा है। हाँ, मालदीव में भी है। और यहाँ पे ये है तुम्हारा ये बांग्लादेश, यहाँ चटगांव को डेवलप कर रहा है। इधर जो है अरब सागर में जो ये पाकिस्तान वाला बेल्ट है, यहाँ पे किसको लिया है? ग्वादर पे तो भारत का है ना? नहीं, ग्वादर बंदरगाह पे भी चीन अपना डेवलपमेंट करा रहा है। तो इसको यहाँ पे जो है मालदीव यही है ना कहीं, थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा सा नीचे है, यहीं पे कर लो। तो यहाँ पे डेवलप करवा रहा है। तो ये कुल मिला के बनाओगे तो एक माला बनेगा ना। अब इसके जो किनारे के देश हैं, यहाँ ईरान है, यहाँ पे भारत अपना जो है रिश्ते सुधार रहा है। इसको कहा जाता है भारत के लिए तो ग्रैंड पार्लियामेंट, डायमंड नहीं डायमंड, ग्रैंड इसको क्या कहा जाता है? गार्लैंड। इसमें जो है वो जोड़ दो, ग्रैंड, अर्थात बड़े मोतियों के माला की नीति। तुम हमको यहाँ से घेर रहे हो, हम तुमको तुमसे पीछे से घेरेंगे। यदि तुम यहाँ से हमारे पे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे पे इधर से बढ़ूंगा और तुम्हारे इन सब को जो है कंट्रोल कर लूंगा। और भी तो नीचे द्वीप है भारत के।
हाँ, और भी तो द्वीप है। और भी द्वीप हैं यहाँ पे। अपना जो है वो क्या नाम है, अंडमान निकोबार है ही, फिर लक्षद्वीप है हमारे पास। चाहे तो वहाँ से पूरी तरह से ब्लॉक हाँ? कर सकता है वो। और ये बांग्लादेश में, ये श्रीलंका में भी जो है अपने रिलेशन को सुधार रहा है। तो ये तो आईआर में जो है ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, नेकलेस ऑफ डायमंड, हाँ वही ना। अच्छा, जो भारत की नीति को जो नया नाम दिया गया है। नेकलेस ऑफ डायमंड। और इसका सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, हाँ? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला। वही मोतियों की माला, गार्लैंड को या स्टिंग को, सब एक ही है। वो अपना अपना जो विद्वान नाम देते हैं। चलिए, चटगांव। चटगांव के बंदरगाह पर अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का। चटगांव बंदरगाह पर हमला किया और पुर्तगालियों को दंडित किया। कौन किया? शाइस्ता खां। और चटगांव का नाम बदल के रख दिया है इस्लामाबाद। चटगांव का नाम बदल के रख दिया इस्लामाबाद। लद्दाख पर आक्रमण किया। लद्दाख पर आक्रमण किया और लद्दाख को जीत लिया, जिसको लघु तिब्बत कहा जाता है। लद्दाख को लघु तिब्बत कहा जाता है। सर ये चटगांव का नाम क्या था? इस्लामाबाद बदल के रख दिया। लघु तिब्बत कहे जाने वाले लद्दाख पर अधिकार किया और पहली बार लद्दाख में लघु तिब्बत कहे जाने वाले लद्दाख पर आकर अधिकार किया। क्या हुआ, क्या छूट गया? देखो, यहाँ पर अधिकार कर लिया। लद्दाख को लघु तिब्बत कहा जाता है। अर्थात लद्दाख पर अधिकार किया और लद्दाख में पहली बार मस्जिद का निर्माण किया गया। लद्दाख में पहली बार एक मस्जिद का निर्माण किया गया। चलिए, औरंगजेब की दक्षिण नीति। हटा इसको। दक्षिण नीति। दक्षिण नीति बादशाह बनने के पूर्व 2 बार दक्षिण का गवर्नर रहा था। पूरा मजा हुआ था नहीं सर? हाँ, कितनी बार? 2 बार। ये भी देखे थे कि अकबर के जमाने में बीजापुर और गोलकुंडा 2 रियासतें उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बाकी 2 रियासतें उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये दोनों बची हुई थी। ये दोनों का गेम था मराठों को उकसा के मुगलों के खिलाफ खड़ा करना। यही बीजापुर है, जहाँ पे बीजापुर और गोलकुंडा है, जहाँ से मराठों का उत्थान होता है। सैन्य शिक्षा इन सबों को मिलती है मराठों को बीजापुर गोलकुंडा से ही। चलिए, आलमगीर का एक तरह से रेसिडेंस आना भी जरूरी है। आलमगीर औरंगजेब का, हाँ, तो 2 बार रहा था। काफी समय तक व्यतीत किया था वहाँ पे। शिवाजी का टाइम था सबकी बात। हाँ, उधर देखो, अकबर का प्रतिद्वंदी एक राजपूत शासक राणा प्रताप, जो उसको जीवन में परेशान किए। इधर औरंगजेब के प्रतिद्वंदी एक हिंदू शासक कौन है? शिवाजी, जो इसको जीवन भर परेशान करेंगे।
जीवन भर लगभग परेशान करेंगे। मान लो कि 80 में मृत्यु होती है इनकी, उसके बाद इनका लड़का संभाजी आ जाता है। हाँ? संभाजी की मृत्यु हो जाती है तो ताराबाई आ जाती है, मराठा वीरांगना। इसीलिए कहा था कि दक्षिण में जाना इसके लिए नासूर सिद्ध हुआ। एक क्वेश्चन आता है मेंस में कि नेपोलियन के लिए नासूर स्पेन था, उसी तरह से औरंगजेब के लिए नासूर सिद्ध हुआ दक्षिण भारत। विवेचना कीजिए। तो जब हम दक्षिण भारत जब उसको कायदे से देखोगे तो अपने आप क्लियर होगा क्यों नासूर था इसके लिए। उत्तर भारत से दक्षिण भारत इसको जाना पड़ा और वहीं सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। खोखला हो गया पूरी तरह से। सेम वही ये मान के चलो कि जो कंडीशन हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की, वही कंडीशन बेचारे इसकी हो गई। अब इसके जो है सम्मान की बात थी कि दक्षिण की रियासतें अधीन तो हो रही थी लेकिन तुरंत स्वतंत्र भी हो जाती थी। तो इसलिए अब उत्तर जाता है तो बेइज्जती होगी कि दक्षिण भारत वाले जो है इसका नहीं मान रहे हैं। इधर शिवाजी लगे ही थे। इससे अधिक से अधिक राजस्व का नुकसान हो रहा था। और राजस्व का नुकसान हुआ। इसके शासन काल में सबसे अधिक राजपूत मनसबदार थे औरंगजेब के शासन काल में। तो एक सतीश चंद्रा कहते हैं कि मुगलों के पतन में सबसे बड़ा कारण था मनसबदारी संकट। एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इतिहासकार कहता है कि मुगल पतन में मनसबदारी संकट प्रमुख कारण था। मनसबदारों की संख्या अधिक हो गई और जो क्षेत्र कम था। तो ऐसे में ये बताओ कि मान लो कि 1000 सीट है पूरे इंडिया में और आईएएस सेलेक्ट हो गए 1500, तो 500 कहाँ जाएंगे? रिजर्व में। एक न एक दिन वो भी विद्रोह करेंगे। राजस्व है नहीं, राजस्व तो लग रहा है दक्षिण भारत के युद्ध में। अगर रिजर्व में रख के भी इन मनसबदारों के जो है जो अयासी है उसको पूर्ण किया जा सके, पेमेंट दिया जाए। अब ये मनसबदार विद्रोह नहीं करेंगे, वही विद्रोह हुआ और सबसे बड़ा कारण तो मनसबदारी संकट ही था। सर अगर और तुष्टिकरण की नीति के नाते जो है इन सबको धीरे धीरे मनसबदार बना दिया। अगर अकबर की तरह जिस तरह से वो दरबार में गए थे, अकबर होता तो पास में बैठा देता, ठीक है। अगर इसी तरह से ये करता ना तो ये नौबत आती ही नहीं। और इसका जो इसके बाद जो शासन काल था वही मजबूत होता, वो भी साथ देते एक राजपूतों की तरह से शिवाजी। तो चीज़ें एकदम नक्शा बदल जाता नहीं। सही बात है। अकबर यदि होता वहाँ पे और शिवाजी का मूल्यांकन करता जरूर, और मूल्यांकन करने के बाद एक उचित सम्मान दे देता है। शिवाजी वहाँ नौकरी लेने नहीं गए थे। एक तरह से ये था कि बादशाह से मिलेंगे तो बादशाह हमसे समानता के व्यवहार के साथ मिले, क्योंकि शिवाजी भी अपने आप को राजा मानते थे। अब वहाँ पे तुम इशारा कर रहे हो उंगली से कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ चले जाओ। अर्थात क्लास 1 में सेलेक्ट होकर यूपीएससी क्वालिफाई करके लड़का जाए और उसके बाद से मोदी जी बैठे बड़े कहें कि ऐसा है वहाँ पे क्यों खड़े हो, 4th ग्रेड में जाकर खड़े हो जाओ। तो उतना मेहनत किया है, जीनियस है, अब 4th ग्रेड में या 3rd ग्रेड में जाके जब आप लाइन में खड़ा कराओगे तो उसको बेइज्जती महसूस होगी। तो यही हुआ था। बादशाह बनने के पूर्व 2 बार दक्षिण का गवर्नर रहा था। दक्षिण भारत का गवर्नर रहा था, तो इसके बाद पर्याप्त अनुभव था। दक्षिण की समस्या के निदान हेतु दक्षिण के आगे लिखो, जहाँ समझाना होगा हम आ जाएंगे बोर्ड पे। दक्षिण की समस्या के समाधान हेतु क्या बात कर रहे हो तुम लोग? बतिया तो रहे हो कुछ। 2 बार गवर्नर रहा था, तो इसलिए दक्षिण भारत की परिस्थितियों का उसे अधिक जानकारी थी। चलिए, दक्षिण भारत की समस्या के निदान के लिए शाइस्ता खां जो इसका मामा भी था
और शाइस्ता खान और जसवंत सिंह को नियुक्त किया। जसवंत सिंह कौन है? जसवंत सिंह वही हैं जोधपुर के शासक। इन दोनों लोगों को नियुक्त किया, लेकिन दोनों असफल रहे। दोनों समस्या समाधान में असफल हो गए। जुलाई 1686 ईस्वी में जुलाई 1686 ईस्वी में जुलाई 1686 ईस्वी में औरंगजेब दक्षिण का कमान स्वयं संभाला। औरंगजेब दक्षिण अभियान का नेतृत्व स्वयं संभाला। दक्षिण अभियान का नेतृत्व स्वयं संभाला। और 12 सितंबर 1686 ईस्वी को 12 सितंबर 1686 ईस्वी को जुलाई में पहुंच रहा है दक्षिण, और सितंबर में 1686 को बीजापुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। बीजापुर जो दक्षिण की एक मजबूत रियासत थी, सितंबर 1686 बीजापुर आत्मसमर्पण कर दिया। जुलाई 1686 में दक्षिण अभियान का नेतृत्व स्वयं औरंगजेब संभाला, और सितंबर में बीजापुर जो वहाँ की महत्वपूर्ण रियासत थी, मुगलों के सामने हथियार डाल दी। सिकंदर शाह बीजापुर का आदिल शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। सिकंदर शाह बीजापुर का आदिल शाही वंश था। वहां पे आदिल शाही वंश का अंतिम सुल्तान था, और बीजापुर को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया गया। बीजापुर को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया गया। मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया गया था, मिला लिया गया। आदिल शाह इसके शिवाजी का कॉन्ट्रास्ट चल रहा था। नहीं, आदिल शाह बहुत पहले का, आदिल शाही वंश है। मतलब इनके पिताजी शायद शाहजी से चलता हो, लेकिन ऐसा कुछ बात हाँ, बीजापुर में इनके पिताजी जो है नौकरी पाए थे। बीजापुर की रियासत में इनके पिताजी को नौकरी प्राप्त हुई थी। चलिए, अगला रियासत है गोलकुंडा। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के, गोलकुंडा में शासन कौन करता? कुतुब शाही वंश। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के अंतिम शासक कुतुब शाही वंश के अंतिम शासक अबुल हसन ने कुतुब शाही वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था अबुल हसन ने प्रशासन का कार्यभार
अपने दो ब्राह्मण मंत्रियों अदन्ना एवं अकन्ना, इसके दो ब्राह्मण मंत्री थे, एक का नाम था अदन्ना और दूसरे का नाम था अकन्ना। भाई क्या नाम? हाँ, अदन्ना एवं अकन्ना के हाथों में सौंपकर, अदन्ना एवं अकन्ना के हाथों में सौंपकर स्वयं को भोग विलास में लिप्त रहता था, स्वयं को भोग विलास में लिप्त रहता था। साथ ही अबुल हसन शिया धर्म को संरक्षण भी देता था, शिया धर्म को संरक्षण भी देता था। अबुल हसन शिया मत संरक्षण भी देता था। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। गोलकुंडा दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस तरह से औरंगजेब द्वारा दक्षिण की रियासतों पे विजय हासिल की गई और उसके साम्राज्य में कुल 17 प्रांत हो गए। अकबर के समय कितने प्रांत थे? 15 पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित की गई। हाँ, इस तरह से औरंगजेब के साम्राज्य में कुल 17 प्रांत हो गए। किंतु यही दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए नासूर सिद्ध हुआ। नासूर क्या होता है? एक बार पकड़ लेता है तो जल्दी ठीक नहीं होता। नासूर सिद्ध हुआ, जो अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। दक्षिण भारत की समस्या की तुलना पतन का कारण बना। एक पतन का कारण बना। अनेक कारण थे पतन के, लेकिन एक कारण यह भी था। क्या बोले? दक्षिण भारत के समस्या की तुलना यूरोप के इतिहास में नेपोलियन एवं स्पेन के साथ की जाती है। नेपोलियन एवं स्पेन के साथ की जाती है। यूरोप के इतिहास में नेपोलियन एवं स्पेन के साथ की जाती है। देखो क्यों तुलना की जाती है, मोटा मोटी समझ लो, दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है। नेपोलियन जब स्पेन पर अधिकार किया तो स्पेन के युवाओं ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। अब नेपोलियन का सम्मान वहां टकराता था कि स्पेन को हम छोड़ेंगे नहीं, और नेपोलियन का आधी से अधिक राजस्व और सेना लगती थी कहाँ? स्पेन में। और जब राष्ट्रवाद जग जाता है और इस तरह की युद्ध पद्धति अपनाई जाती है तो वहां पे आमने सामने युद्ध नहीं होता है,
कहीं पे भी 10 युवा खड़े हुए और सेना को परेशान किए, फिर भाग गए। ये समस्या नेपोलियन के सामने थी। अब वही कंडीशन यहाँ पे दक्षिण भारत में हुआ कि यहाँ पे भी गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया और चाह के भी औरंगजेब उत्तर भारत नहीं आ पा रहा था। इधर इसका बेटा विद्रोह कर दिया, अन्य गोकुला का विद्रोह हुआ, जाटों का विद्रोह हुआ, फिर जो है सतनामी किसानों का विद्रोह। उत्तर भारत में लगातार विद्रोह हो रहे थे। इससे जो मुगल साम्राज्य और कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होने की देन है कि जब 1707 में मरा अगला बादशाह आया तो लगभग जो मुगल साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि शक्तिहीन हो गया। एकदम नहीं बचा। इधर ये शक्तिहीन हो रहा है और उधर एक राक्षस के रूप में खड़ा तैयार हो रहा है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी को कंपनी बने रहने के लिए मजबूर करने के लिए भारत में किसी योग्य शासक की जरूरत थी। वो कंपनी व्यापारी बन के आई है, व्यापारी ही रहे। तो उस समय या तो अकबर हो चाहे औरंगजेब जैसा शासक हो, तभी जाके वो कंपनी बनती है। अब हम स्वयं समस्या बन गए हैं और हमारे यहाँ से ही विभीषण कंपनी के पास पहुँच रहे हैं कि ऐसा करो और इस तरह से जो है आपका अधिकार हो जाएगा। तो कौन व्यापारी नहीं चाहेगा कि जहाँ से हम वस्तुओं को खरीद रहे हैं वो वस्तुएं हमको फ्री मिल जाए। यदि खरीदना भी पड़े तो पैसा जो है भारत का ही रहे, है कि नहीं? भारत का पैसा कब रहेगा? जब भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे और वहां से टैक्स वसूलेंगे, राजस्व। तो उस पैसे से जो है या तो भारत में खरीदारी करेंगे, नहीं तो दुनिया के अन्य देशों से खरीदारी करेंगे और ले जाके यूरोप में बेचेंगे। तो ये सब चीजें रही जो कि स्थितियां बदलती गई और भारत फिर एक बड़े स्तर पे गुलाम हुआ। ये तो जो गुलाम किए तो यहीं पर आ गए। टोटल पैसा भारत के में कमाया जाता था, भारत में खर्च होता था। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में पैसा भारत में कमाया जा रहा है, भेजा जा रहा है कहाँ? ब्रिटेन। इसी की तुलना वहाँ का इतिहासकार करता है कि हमारी व्यवस्था एक स्पंज की तरह से काम करती है, जो गंगा से जल सोख के टेम्प से मिला करके निचोड़ लेती है। ये राजस्व की बात थी। अब अगला टॉपिक है मराठों से औरंगजेब का संघर्ष, मुगल मराठा संघर्ष। और इसको जो है अगले क्लास में देखा। क्या बज रहा है? 12। 1 बजे तक गिन लीजिए सर। नहीं, एक जगह ये लोगों को थोड़ा देखने जाना है हमको हॉस्पिटल। तो 12 बजे तक क्लास था। जब ये टीपू सुल्तान से थोड़ा इम्पोर्टेंट शासक है तो इसलिए आराम से चल रहे हैं। अभी जहांगीर शाहजहां जैसा होता तो खींच देते। टीपू का सामना अंग्रेजों से हो रहा था, जब अंग्रेज फैसला कर नहीं, आगे चल के भी कुछ शक्तियां अपने भारत में पैदा हुई, जैसे मान लो मराठे आए। लेकिन उस समय अगर जो अब्दाली का आक्रमण नहीं हुआ होता तो सीधी सी बात है कि अंग्रेज इतने व्यापक स्तर नहीं आ पाते। क्योंकि जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें स्टेटमेंट आ रहा है कि अब ये सिद्ध हो गया कि भारत पे शासन कौन नहीं करेगा। स्टेटमेंट उस समय दिया गया कि अब ये क्लियर हो गया कि मराठों से उम्मीद था कि ये भारत पे शासन करेंगे, क्योंकि मराठे जैसे कि बाजीराव प्रथम को देखो। बाजीराव प्रथम दिल्ली तक अभियान कर रहा है 500 सिपाहियों के साथ और मुगलों को पराजित कर रहा है। इसका मतलब कि अब दिल्ली आएगी किसके हाथ में? मराठों के हाथ में। और एक सुसंगठित सेना, अनुशासित सेना मराठों की थी, अनुशासित समाज ही मराठों का था। और सर वहाँ भी बच जाती है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू पद पातशाही का नारा लेके जो मराठे चल रहे थे उससे हिंदुओं का एक लामबंदी हो रही थी, एक सूत्र में बंध रहे थे। और मराठों की सेना में ऐसा नहीं था केवल हिंदू थे, मुसलमान भी थे। देखो, एक ऐसा शासक जो नींव रख रहा है वह जो है मुस्लिम औरतों को भी, यदि युद्ध में कोई मुस्लिम औरत मिल जा रही है तो उसको सम्मान के साथ उसके घर पहुंचवा रहा है। वो शिवाजी हैं। जब युद्ध भूमि में मान लो कि हरम होता था, हरम लेके जाते थे, मुसलमान सेनापति पराजित हुआ, औरतें छूट गई तो उनको सम्मान के साथ मिलते थे और उनको जो उनके पति पे उनके यहाँ पहुंचवाते थे और अपने माँ का दर्जा देते थे। तो एक कल्चरल उपलब्धि थी शिवाजी की, जिससे कि
काफी मुस्लिम भी शिवाजी से प्रभावित थे। तो ऐसे में वो पानीपत नहीं हुआ तो होता, तब भी जो है अंग्रेज इस तरह से भारत का शोषण स्थापना ही नहीं हो पाता। तो वहाँ भी रुक जाते हैं जब टीपू सुल्तान को फैसला कर ले कि हटा देना है, और वहाँ भी मराठी उसका साथ नहीं देते टीपू सुल्तान का, तो वो हार अगर साथ देते तभी इनका सफाया हो सकता था। नहीं, वहाँ पे देखो टीपू की तुलना आप मराठों से नहीं कर सकते। तुलना नहीं, पर अंग्रेजों को टीपू एक बहुत छोटी सी शक्ति था, टीपू को कभी भी वो मसल देते, लेकिन मराठे जिस समय पानीपत लड़ रहे हैं उस समय जो है मराठे बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति थे मराठे उस समय। और सबसे बड़ी बात, जो मराठों का हीरो है वो हर एक एंगल से साधु है, शिवाजी। एक तरह से शिवाजी के कैरेक्टर और जो है राष्ट्रवाद और धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को देखा जाए तो एक सन्यासी का भाव है शिवाजी का। मनोबल कूट कूट के भरा है शिवाजी में। शिवाजी एक सामान्य व्यक्ति हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत विशालकाय हैं, देखने में राक्षस टाइप के लगे, नहीं। शिवाजी एक सामान्य व्यक्ति हैं, बस दिमाग उनके पास है और एक जो है जीतने का जज्बा और टेक्निक है, इसके नाते शिवाजी सफल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व भी तो होता है। अब वह शासक उद्देश्य रखता है हिंदू पद पातशाही, हिंदुओं की जो पूज्य होती है गाय की सेवा करने का कंसेप्ट निकलता है। तो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जिससे कि जो है प्रजा प्रभावित होती और उस हीरो के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाती, वह सारी चीजों को शिवाजी समाहित करते हैं अपने रियल में। अगर जो देखा जाए ना मेडुअल में और राणा प्रताप से शिवाजी से तुलना किया जाए तो शिवाजी राणा प्रताप से काफी आगे है। शिवाजी के अंदर राष्ट्र के निर्माण का भावना है, और महाराणा प्रताप के बाद राष्ट्र निर्माण का भावना नहीं है। वह तो केवल अपने रियासत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन टाइम ड्यूरेशन भी तो बहुत है, उसका भी तो असर पड़ता है। टाइम ड्यूरेशन दोनों के बीच में 300 सालों का है ना। क्यों टाइम ड्यूरेशन हेमू के पास नहीं था? हेमू तो राणा प्रताप से पहले का है, और हेमू का भी तो कॉन्सेप्ट है राष्ट्र निर्माण का। राष्ट्र निर्माण था कि साम्राज्य विस्तार का? नहीं, तो साम्राज्य विस्तार करोगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा ना। हेमू तो उनसे 56 हेमू से, हाँ लगभग जो राणा प्रताप से कुछ ही दिन पहले का है, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, चल रहा है। और राणा प्रताप हिंदू पद पातशाही का नारा भी नहीं दे पा रहे हैं, हिंदुत्व को लामबद्ध भी नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं कि राणा प्रताप की सेना में अफगान बहुत अधिक शामिल थे और भी मुसलमान थे। लेकिन जब आप नायक हो, हीरो हो, तो आपके अंदर वो गुण होना चाहिए कि मुसलमान इनके यहाँ नहीं थे शिवाजी के पास, फिर भी हिंदू पद पातशाही का जो नारा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने गुरु के लंगोटे का झंडा बना दिए। कैसे? अपने गुरु के जो उनका लंगोटा था, सामर्थ गुरु रामदास, उसी का झंडा बनाते थे। उनके शिवाजी के झंडे पे उनका लंगोटा लगता था। कहीं ना कहीं तो हिंदू धर्म के प्रति एक झुकाव तो इनका दिख रहा है, फिर भी मुसलमान इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि नीतियाँ उस टाइप की हैं। नीतियाँ हैं। और राणा प्रताप की जो उस तरह की, अभी राणा प्रताप अपने रियासत के लिए परेशान है, ओरिजिनल थे। ये जो है शिवाजी का कॉन्सेप्ट है, और शिवाजी भी जानते हैं कि जब तक हमारा कार्यकाल है तब तक हम भी रीजनल ही रहेंगे। लेकिन एक इतना शानदार वो रख दिए ना उद्देश्य, उद्देश्य रखे आप भविष्य के लिए, ताकि जो है हमारे बाद आने वाले जो भी आएंगे मराठों में, वो इस पे काम करेंगे, एक प्रतिमान स्टैंडर्ड रखे। और वह प्रतिमान राणा प्रताप नहीं रख पाए। सर, ये कंपैरिजन करना तो गलत होगा, लेकिन सर जैसे धीरेन्द्र शास्त्री इस समय एक एम लेके चल रहे हैं। इनसे पहले बहुत सारे हिंदुत्ववादी लोग हैं, लेकिन ये एक है पूरे देश, पूरे राष्ट्र को हिंदुत्व के राह पे। ये लोग शंकराचार्य के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। जैसे शंकराचार्य जो है भारत के सांस्कृतिक एकता के नायक माने जाते हैं, कि पूरे भारत में ठीक है साम्राज्य की एकता अलग है और सांस्कृतिक एकता अलग है। तो सांस्कृतिक एकता के नायक शंकराचार्य को माना जाता है। पूरे भारत में घूम घूम के
हिंदू धर्म और अपने जो है वेदों की जो बात को उठाए और वहाँ पे कहे कि तुम भी अपनी बात को रखो, हम डिबेट करेंगे। डिबेट में यदि हम हार जाएंगे तो हम तुम्हारे मत को स्वीकार कर लेंगे, यदि तुम हार जाना तो मेरा मानना पड़ेगा। पूरे भारत में भ्रमण किए, सबको हराए, जो भी अपने क्षेत्र के विद्वान थे सबको हराए। हराने के बाद 4 मठों की स्थापना किए। ये 4 मठ हमारे भारत के सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। देखो चारों की एकदम सीमा पे बने हैं। एकदम चारों दिशाओं में तीन अलग। तो अपने यहाँ नायकों की कमी है थोड़ो ना, बस यही दिक्कत है कि हमारा इतिहास जो लिखा गया वह लिखने वाले अंग्रेज थे। तो भारत की जो उपलब्धियां हैं उसको डाउन करते चले गए और जो अपनी उपलब्धियां, विदेशी उपलब्धियां हैं उसको बढ़ाते चले गए। अब देखो कि काल विभाजन में भी जो है एक संप्रदायवाद का झलक आता है कि प्राचीन काल को हिंदू काल कह रहा है और हिंदू काल का के जो है अनेक आक्रमण करवा रहा है। ठीक है, आक्रमण हुए और उस आक्रमण से भारतीयों को सीख देने की बात कर रहा है। आगे भारतीय ये चीज जाने तो यहाँ से, ये चीज जाने तो यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या किए? अगर सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले भारतीय नहीं थे, सुमेर सभ्यता से लोग आए और सिंधु घाटी सभ्यता को बसाते। अशोक का जो एक नायाब आविष्कार है अभिलेख लिखवाना, है कि नहीं, कि उस समय प्राचीन काल में एक शासक जो है अभिलेख लिखवा के हर एक चीजों को अस्थायी कर रहा है और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। उसको क्या कहें कि अशोक का निजी सोच नहीं था। अशोक को ये प्राप्त हुआ था दारा प्रथम से। फारसी शासक जो पहला आक्रमण किया था तो दारा प्रथम भी वहां पे अभिलेख लिखवाया था। अब वहां पे जब तुलना किया जाए दोनों के बीच में तो दारा प्रथम का जो अभिलेख है इसके इतना स्मार्ट नहीं है। पहली बात तो सपोर्टेड है, इसका कहीं सपोर्ट नहीं है, जमीन में सीधे खड़े हुए हैं। एक ही पत्थर पे पूरा बना। हाँ, और यहाँ पे क्या है, सारी चीजें जो है मोरल की बात की जा रही है, नैतिकता की बात की जा रही है। अब वहां पे क्या है, राजस्व और प्रशासन का बात किया जा रहा है। तो नकल करता तो सब्जेक्ट को भी तो नकल कर लेता है। नकल क्यों करेगा? यहाँ पे देखो, जहां पे भी अभिलेख लिखवाया तो उसके अभिलेख के ऊपर मस्तूल पे पशु का अंकन करवा रहा है। जैसे कलसी अभिलेख, कलसी कहाँ पे? उत्तराखंड में। कलसी वाले पे जो है हाथी का वो बनवाता है। रामपुरवा में नटुआ बैल, अर्थात जिन पशुओं का जहां पे अधिकता है उनको जो है उसके अभिलेख के मस्तूल पे लगवाता है। स्वयं वह शासक उस समय कहता है जियो और जीने दो, तुम भी जियो और अगले प्राणी को भी जीने का अधिकार, उसको भी जीने दो। अहिंसा की बात कर रहा है। ऐसे शासक को तुम कह रहे हो नहीं नहीं ये इसका निजी सोच नहीं है, ये विदेश से आया है। तो कुल मिलाकर हमारे इतिहास को बिगाड़ दिया गया। नहीं तो भारत की इतना शानदार इतिहास पूरी दुनिया में किसी देश का नहीं है। और जो हम लोग कहते हैं ना भारत अनेक बार गुलाम हुआ, तो भारत से अधिक बार ये सब गुलाम हो गए। हाँ, बस ये कि सेंट्रल एशिया वाले नहीं गुलाम होते थे क्योंकि वहां पे कुछ था ही। वो तो स्वयं खाना बदोश की तरह चारों तरफ टालते रहते थे कहीं कुछ मिल जाए। देश तो वही गुलाम होगा ना समृद्धि रहेगी, जहां समृद्धि रहेगी। जो लूटने पर कुछ मिले, लूटने पे कुछ मिले। अब मान लो सीता कान होती, काली होती, एक आंख होती, काली होती, चेहरे पर छाई हुआ होता, नाटी होती, तो रावण क्यों उनको लेके जाता? क्यों ले जाता बताओ? अब सीता जैसा तो उस समय धरती पर कोई औरत ही नहीं थी, और रावण को सारी चीजें चाहिए जो धरती पर प्रथम। किनके? अरे ये सीता की हाइट छोटी है ना। नहीं नहीं, वो भी सीता जी की हाइट छोटी है। तुमको कैसे पता? तो हाइट लोकल में ना वो बहुत सारे देखो। अब जो सारापोवा बहने हैं, सारापोवा कौन है? मारिया सारापोवा नहीं, वो वाली जो रेड इंडियन है अमेरिका वाली, क्या है, सेरेना विलियम। 2 बहने हैं ना।
अब औरत की हाइट उतनी भी अच्छी नहीं लगती है, बहुत अधिक हाइट भी है औरत का ठीक ना। भारत की औरतों का अपना एक आदर्श हाइट है, 5-20 हाँ मान लो कि 100 5-40 160-62 रहे, 55 से 62 तक तो ठीक हाइट है। अब औरत की हाइट हो जाए 182 सेंटीमीटर। और अब ठीक है। भाई शरीर जो होती है औरतों का पूरे अंग प्रत्यंग होता है ना। अब पता चले कि 182 सेंटीमीटर की औरत खड़ी हो जाए और भी तड़का की तरह लगे। वही बात है ना। तो सीता की हाइट तो आदर्श हाइट थी, जिसमें कि सुंदरता को जो हाइट बढ़ाती है। अब खाली की हाइटें तो है, हाइट तो सबसे बड़ी कमजोरी अब खाली की इतना हाइट वाली कोई औरत हो जाए, कैसा लगेगा? एकदम बेकार। तब तो सीता की जो हाइट है ना आदर्श हाइट है, यही होगा 55 से 60-65 के बीच में। तो इसलिए कह रही कि नाटी नाटी नहीं है, मैंने छोटी थी। नहीं हम नाटी की बात किया, नाटी का मतलब मान लो जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर। डिबेट यही खत्म हो जाते, वो ब्रह्मांड सुंदरी थी उस टाइम, हो गया। हाइट क्या थी, कैसे थी वो? सही बात है। तुलना के लिए जो है कवियों के लिए कोई उपमान ही नहीं मिलता था उनसे। और सीधे जो उपमान शब्द जो आता है उपमेय, उपमेय कौन है? जिसकी तुलना की जा रही है। और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जा रही है। कहने का मतलब कि उपमान उपमेय दोनों एक हो जाता है, वो है सीता। सर मलिक मोहम्मद जैसी ये पद्मिनी के बारे में लिखे हैं कि वो इतनी गोरी है कि जब पानी पीती हैं तो गले में पानी दिखाई दे। तो मलिक मोहम्मद जैसे तो पद्मिनी के भी लिखते हैं कि इतनी दुबली हो गई है, उनकी नायिका इतनी दुबली हो गई है कि मौत भी यदि उसको उसके पास आए उसका प्राण हरने के लिए तो उसको पावर वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। हाँ? ये तो कवि है, कुछ भी लिख सकते हैं। जो कहा जाता है कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां न पहुंचे कवि। तो मान लो सूरदास अंधे हैं, अब श्री कृष्ण चले गए हैं द्वारिका, राधा दुखी है, और सूरदास किस तरह का वर्णन कर रहे हैं कि कितना लहू बहता पानी, आंसू बहता है। हाँ। कंचुकी कहते हैं कि कंचु की पट सुखत नहीं कबहू जब से श्याम सिधारे। कहते हैं वृथा बात, आगे क्या लिखते हैं? वृथा बात यमुना का बोलत वृथा कमल फूले अली गुंजे, अय उधो कहियो माधव सो कमल मार कीने हैं लुंजे। कमल का मतलब क्या है? कमल का मतलब ये है कि जो कामदेव है ना, कामदेव के पास 3 बाण होते हैं, और वो बाण जो है चलाने के बाद किसी के शरीर में घाव नहीं होगा, घायल हो जाएगा, वो घायल हो जाएगा। इतने बाणों से हमला किए हैं कामदेव, आगे हम लोग जो है लूले लंगड़े हो गए हैं। उद्धव जी संदेश भेज रहे हैं। आगे लिखते हैं कि अवधे रहत, जिस दिन वो जाते हैं अचानक जो इनको सूचना मिलती है तुरंत गिर जाती हैं राधा जी। कहते हैं कि अवधे रहत उरगना ही चितवत, जैसे सब कुछ हार जुआरी, छूटत चिकुर बदन को मिलाने, ज्यो नलिनी ज्यो हिमकण ज्यो नलिनी हिमकड़ की मारी। इस तरह का तुलना है कि कहते हैं कि ज्यों ही उनको सूचना मिलती है कि वो तो मथुरा छोड़ के चले गए, अब नहीं आएंगे, तो जहां रहती हैं वहीं गिर जाती हैं। अवधे मुंह का मतलब कि कैसे मुंह नीचे। उरग नहीं चितवत, उरग का मतलब कि उरग का मतलब होता है बनेर। जो पहले घर बनता था कपड़े का तो एक नहीं लगाया जाता था बल्ली टाइप का, कि उसको ऊपर देखती, छत नहीं देख रही है, बस नीचे गिरी हुई है। किस तरह से? जैसे जब जुआरी जुआ खेलता है सब कुछ हार जाता है, जैसे कि युधिष्ठिर, कि अब हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, सब कुछ हार गए। इसी कंडीशन में इतने दिनों से पड़ी हैं कि छूटत चिकुर, चिकुर मीन्स होता है चमड़ा, उनके चमड़े जो है छूट रहे हैं। बेडसोल नहीं हो जाता है तो बेडसोल ही हुआ होगा।
बदन को मिलाने। अब जब बेडसोल हो गया तो शरीर तो एकदम कोमल हो गया है। हाँ, ज्यों नलिनी हिमकड़ की मारी, जैसे कमल नहीं, कमल की बीवी नलिनी कुमुदनी, जैसे कुमुदनी पे हिमपात अर्थात बर्फबारी हो गई और उसके पत्ते तार तार हो गए, उस तरह से राधा जी का शरीर हो गया है। ये अजन्मान थे सूर्य। ये सब कुछ कहीं ना कहीं देखे होंगे तभी तो चीजें जो है हो रही, नहीं तो उनके अंदर से वो प्रेरणा जग रही होगी। ऐसे उनको वियोग का सम्राट नहीं कहा जाता है। चलो तुम देख लें यार, लोगों की तबीयत खराब है, हमको लगता है कि बालवा छिलवाना पड़ेगा। फिर बहुत अच्छा लगता है। सर ठंडी में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, दरअसल जानती हो, अब पिताजी रहते तो छिलवाते थे, हमारी पटदारी बहुत बड़ी है। अब इसमें ये भी है कि कोई गया तो बाल छिलवाना पड़ेगा तो हमें